विदेश में कई साल काम करने के बाद जब कोई एनआरआई वापस भारत लौटता है तो ये केवल एक पर्सनल डिसीजन नहीं होता बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल और टैक्स ट्रांजिशन भी होता है। शुरुआत में ज्यादातर लोग रिलोकेशन, फैमिली सेटलमेंट और करियर प्लानिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद असली चुनौती शुरू होती है, टैक्स स्टेटस को बदलना। एनआरआई से पहले आरएनओआर यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और फिर आरओआर यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाने की प्रक्रिया में कई ऐसे रूल्स लागू हो जाते हैं जिनकी जानकारी ना होने पर महंगी गलतियां हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे आरएनओआर और आरओआर का फर्क, रिटर्निंग एनआरआईज के लिए टैक्स रूल्स कैसे बदलते हैं, पहली आरओआर टैक्स रिटर्न भरते समय लोग कौन कौन सी रिपोर्टिंग मिस्टेक्स करते हैं और ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे भारतीय आसानी से कंप्लायंस मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं इंडिगी टेक एड पर। सबसे पहले आरएनओआर स्टेटस को समझना जरूरी है। जब कोई एनआरआई कई साल विदेश में रहने के बाद भारत लौटता है तो वो तुरंत आरओआर नहीं बनता। शुरुआती कुछ सालों तक उसे आरएनओआर का स्टेटस मिल सकता है। इस फेज में ग्लोबल इनकम पर भारत में पूरी तरह टैक्स नहीं लगता। यही वजह है कि कई रिटर्निंग एनआरआईज इस समय को एक टैक्स एडवांटेज विंडो के रूप में देखते हैं और अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बाहर ही रखने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल टैक्स बचाने के लिए पैसा विदेश में रखना हमेशा सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। डिसीजन लेते समय लिक्विडिटी, करेंसी एक्सपोजर, फ्यूचर सेटलमेंट प्लान्स और ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। आरएनओआर फेज के दौरान एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी बन सकती है जिसे कई एक्सपर्ट्स ट्रांजिशनल वैक्यूम कहते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति भारत में आरएनओआर होता है और उसी समय फॉरेन कंट्री के टैक्स रूल्स के हिसाब से वहां भी रेजिडेंट नहीं माना जाता। ऐसे रेयर केसेस में कुछ कैपिटल गेन्स ऐसे पीरियड में ट्रिगर हो सकते हैं जहां उन पर किसी भी ज्यूरिडिक्शन में टैक्स ना लगे। हालांकि सिचुएशन पूरी तरह फैक्ट्स और टाइमिंग पर डिपेंड करती है और इसमें ट्रीटी रूल्स, रेजिडेंसी डेज और इनकम टाइप जैसे कई फैक्टर्स भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इस तरह की प्लानिंग हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस के साथ ही की जानी चाहिए। एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी ये भी है कि आरएनओआर स्टेटस का मतलब फॉरेन इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है। वास्तव में ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या प्रोफेशनल सर्विसेज भारत से ऑपरेट हो रही हैं, तो ओवरसीज इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है। यहाँ इनकम का सोर्स नहीं बल्कि उसका कंट्रोल और नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए रिटर्निंग एनआरआईज को ये समझना जरूरी है कि बैंक अकाउंट की लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का होता है कि इनकम जनरेट कैसे हो रही है। असली कंप्लायंस चैलेंज तब शुरू होता है जब आरएनओआर फेज खत्म होता है और व्यक्ति आरओआर बन जाता है। इस स्टेज के बाद भारत में ग्लोबल इनकम पूरी तरह टैक्सेबल हो जाती है। साथ ही फॉरेन एसेट्स को टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना अनिवार्य हो जाता है। यहीं पर कई रिटर्निंग एनआरआईज रिपोर्टिंग मिस्टेक्स कर बैठते हैं। सबसे आम गलती होती है गलत रेजिडेंशियल स्टेटस चुन लेना। अगर व्यक्ति आरओआर बन चुका है और फिर भी टैक्स रिटर्न में गलत कैटेगरी चुन लेता है तो फॉरेन एसेट रिपोर्टिंग मिस हो सकती है और बाद में कंप्लायंस रिस्क पैदा हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती होती है शेड्यूल एफए से जुड़ी। शेड्यूल एफए में फॉरेन एसेट्स की डिस्क्लोजर करनी होती है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग टाइमलाइन कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर होती है। वहीं फॉरेन इनकम टैक्सेशन भारत में फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से मार्च के आधार पर होती है। कई लोग दोनों टाइमलाइंस को एक जैसा मान लेते हैं और इसी वजह से रिटर्न में मिसमैच हो जाता है। तीसरी गलती होती है फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट्स की रिपोर्टिंग में। तो देखिए, कई एनआरआईज केवल इतना लिख देते हैं कि उनके पास किसी फॉरेन ब्रोकर के साथ अकाउंट है, लेकिन शेड्यूल एफए में सिर्फ अकाउंट नहीं बल्कि उस अकाउंट में रखी सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शंस और प्रोसीड्स जैसी जानकारी भी रिपोर्ट करनी होती है। अगर ये डिटेल्स इनकम्प्लीट रहती हैं तो रिटर्न टेक्निकली इनकरेक्ट माना जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक एक्सचेंज रेट से जुड़ी होती है। फॉरेन एसेट्स की वैल्यू कन्वर्ट करते समय रैंडम एक्सचेंज रेट का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेसिफिक कन्वर्जन रूल्स भी होते हैं, जैसे कि शेड्यूल एफए के लिए एसबीआई टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट का उपयोग किया जाता है। फॉरेन इनकम कन्वर्जन के लिए अलग रूल लागू होता है जिसे रूल 115 कहा जाता है। कई लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर फॉरेन एसेट से कोई इनकम नहीं हुई तो उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेड्यूल एफए केवल टैक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं बल्कि डिस्क्लोजर के लिए भी बनाया गया है।
इसीलिए अगर कोई फॉरेन बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो उसे रिपोर्ट करना जरूरी होता है, चाहे उसे इनकम हुई हो या नहीं हुई हो। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉरेन टैक्स क्रेडिट का है। कई देशों में इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स विदहोल्डिंग होता है। अगर टैक्स पेयर भारत में डबल टैक्सेशन से बचना चाहता है तो उसे सही तरीके से इनकम रिपोर्ट करनी होती है और फॉर्म 67 के साथ फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है। अगर एसेट डिस्क्लोजर और इनकम रिपोर्टिंग के बीच मिसमैच होता है तो रिटर्न सिस्टम एरर दिखा सकता है। इसके अलावा कई रिटर्निंग एनआरआईज गलत आईटीआर फॉर्म चुन लेते हैं। उदाहरण के लिए ITR 1 या ITR 4 में शेड्यूल FA का ऑप्शन ही नहीं होता। इसीलिए अगर फॉरेन एसेट्स रिपोर्ट करने हैं तो सही ITR फॉर्म चुनना जरूरी है। आज के समय में फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कई देशों के बीच फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम्स काम कर रहे हैं। CRS और FATCA जैसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रेमवर्क्स के जरिए भारत को फॉरेन बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी मिल सकती है। अगर कोई टैक्स पेयर फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज नहीं करता तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत भारी पेनल्टी लग सकती है, जो कई मामलों में 10 लाख रुपए तक हो सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के नजरिए से रिटर्निंग एनआरआईज के लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी 2 बकेट अप्रोच मानी जाती है। इसमें एक इंडिया बकेट होता है जिसमें INR में इतना पैसा रखा जाता है जिससे अगले 12 से 24 महीने के डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पूरे हो सके। दूसरा फॉरेक्स बकेट होता है जिसमें USD या अदर फॉरेन करेंसी एसेट्स डाइवर्सिफिकेशन और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखे जा सकते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ROR बनने के बाद इनकम का टैक्सेशन अकाउंट की लोकेशन से तय नहीं होता। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, कोई सवाल आपके मन में है, कोई भी आप क्वेश्चन हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech को भी जरूर सब्सक्राइब करें।